स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटेशन, ठीक है। तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटेशन, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर चुके थे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, ठीक है। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो पहले हमारा एक गैमेट आके टच करेगा जोना पेलुसिडा के ऊपर, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसकी पोलैरिटी हो जाती है चेंज, ताकि बाकी जो स्पर्म्स है वो आके फ्यूज ना कर सके। और सेम क्वेश्चन हमारा नीट 2021 में आया था, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार, ठीक। तो देखो कहाँ गया, ये क्वेश्चन आया था 184 नंबर का, अभी जो संडे एग्जाम हुआ है नीट का, कि रिसेप्टर्स फॉर्म स्पर्म बाइंडिंग इन मेल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे होंगे रिसेप्टर्स? ऑप्शन क्या है? पेरीविटलिन स्पेस, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा एंड विटलिन मेम्ब्रेन, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि जो पहले स्पर्म्स होते हैं वो टच करते हैं हमारे जोना पेलुसिडा को, क्योंकि वही जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल के बाहर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा नीट एग्जाम में भी आया था। तो वापस चलते हैं, ठीक है। ये सब हमने देखा था कि ये जोना पेलुसिडा है हमारी ग्रीन कलर की, इसके साथ हमारे जो स्पर्म्स हैं वो आके इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट का फ्यूजन होगा, ठीक है। जाइगोट का फ्यूजन होगा तो हमारा यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जो सिंगल सेल होता है, फिर 2 सेल्स, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स, 8 से 16 को हम बोलते हैं मोरूला, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, ठीक। उसी को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। सो जैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? अब इनका डिवीजन स्टार्ट होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज, क्लीवेज, ठीक। जो जाइगोट बना हमारा उसमें क्या होते हैं? सिंगल सेल होता है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, ठीक। इसके बाद ये फर्दर डिवाइड होगा, है ना। एक से बनेंगे दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, फिर 64, और ये चलता रहेगा। जैसे आप इमेज में देखो, ये हमारा एग है, ठीक है। यहाँ पे हमारे स्पर्म्स आए, और इसके बाहर क्या होती है? हमारी जोना पेलुसिडा, वो जोना पेलुसिडा के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे कितने बन गए? 2 सेल्स, यहाँ पे बन गए 4, यहाँ बन गए हमारे 8, ठीक है। तो ये स्टेजेस यहाँ पे दिखाई हैं छोटी करके। ये हमारा ए स्टेज है, जब हमारा एग था वेट कर रहा था। फिर बी, हमारे स्पर्म्स आ गए, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ हमारा? एट द एम्पुला एंड इस्थमस के जंक्शन पे, और यू कैन से एट द एम्पुला, ठीक है। सो एम्पुला पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद सी, ये 2 सेल स्टेज हो गया, डी वाला 4 सेल स्टेज हो गया, ई वाला हमारा हो गया मोरूला 8 से 16। तो जब ये एंटर करता है हमारा यूट्रस में, तो कौन सी स्टेज में एंटर करेगा? मोरूला स्टेज में, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं जो लाइंस में लिखे होंगे लेकिन आपको दिख जाएगा इमेजेस के अंदर, उसको बोलते हैं ना इन बिटवीन द लाइंस को रीड करना सीखो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो मोरूला स्टेज में यूट्रस में एंटर कर रहा है, तो दे कैन आस्क के किस स्टेज के अंदर हमारा जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर एंटर करता है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। सो मोरूला स्टेज के अंदर हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस के अंदर एंटर करेगा। इसका आगे क्या बनाएगा? वो ब्लास्टोसिस्ट, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक। सो ये हमारा जाइगोट होता है, ठीक है, सिंगल सेल। इसके बाद जो स्टेज आती है हमारी 8 से 16 की, जिसमें हमारे 8 से 16 सेल्स होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा मोरूला, ठीक। इसके बाद क्या होता है? हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, एक बाहर वाले सेल और एक अंदर वाले सेल, है ना। तो पहले हमारे बाहर वाले सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट,
these cells are known as trophoblast। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास में, लेकिन स्टिल थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सो ये जो मोरूला था ये दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हमारा आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, है ना, और एक इसके अंदर कुछ सेल्स हो जाते हैं हमारे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। दीज आर नोन एज इनर सेल मास, ठीक। और बीच में क्या बन गया हमारा, एक कैविटी बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। सील का मतलब होता है कैविटी, ब्लास्टोसील, ठीक। सील का मतलब क्या होता है, कैविटी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जो मैचुरेशन होती है ग्राफिकन फॉलिकल की वो कौन करता है? मैचुरेशन कौन करता है मतलब कौन से हार्मोन करता है? मतलब कौन सा हार्मोन करता है? यस सर। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक ही हार्मोन है अपने पास, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एक्ट करता है हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स के ऊपर। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये सारे फॉलिकल हैं, तो उस पर कौन काम करेगा हमारा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम ही उसका एफएसएच है। और जब उसका ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन कराता है हमारा लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। सर इन दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अरे नाम देख, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, नाम पे फोकस करो, नाम पे। एफएसएच का पूरा नाम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन से फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। अब इससे ज्यादा लिंक क्या चाहिए बेटा, नाम में फॉलिकल है उसके, तो डेवलपमेंट कौन कराएगा उसका, एफएसएच ही कराएगा ना। दूसरा हमारा क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटम बनाए, वहां से वर्ड आया ल्यूटिनाइजिंग, जो कॉर्पस ल्यूटम बनाए। कॉर्पस ल्यूटम कब बनेगा, जब ओवुलेशन हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा, तो एग निकल गया, अब जो बचा उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटम। तो ऐसा हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटम बनाता है उसको हम बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। शब्दों पे, नाम पे ध्यान दो, तो कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3 लेयर बन चुकी हैं, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट आउटर मोस्ट लेयर, एक तरफ पे हमारे इनर सेल मास, और बीच में जो स्पेस है हमारा ब्लास्टोसील। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हमारा ब्लास्टुला। कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। और क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि इसमें कैविटी एक है ना, सील नहीं। सील तो कैविटी को बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं पूरी स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर कैविटी भी हो और एक आउटर लेयर भी हो, उसको बोलते हैं सिस्ट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, जिसमें इनर सेल मास भी है और ट्रोफोब्लास्ट भी है ना। और लास्ट टाइम मैंने आपको इनके फंक्शन भी बताए थे, याद है किसी को, फंक्शन क्या होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के, इनर सेल मास के? जो हमारा प्लेसेंटा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट मतलब ट्रोफोब्लास्ट हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्रस। और जो हमारा पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है, और वी कैन से जो तीनों जर्म लेयर्स हैं, 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स, ये कौन बनाता है, ये बनाता है हमारा इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक। तो जो आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट है उसका कोई काम नहीं, उसका काम है खाली अटैचमेंट प्रोवाइड करना। जो पूरा एम्ब्रियो है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, जो तीनों लेयर्स बनेंगी, वो किससे बनेगी, हमारे इनर सेल मास से, ठीक है। ये इमेज आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। ये वाला बाहर का लेयर हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, और जो ये बीच में जो सेल्स हैं ये हमारे क्या है, इनर सेल मास, ICM, ठीक है। तो जब हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, तो वो जाकर हमारा यूट्रस के अंदर एम्बेड हो जाएगा, ठीक है, घुस जाएगा उसके अंदर। उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। सबने इतना लिख लिया, कोई डाउट इसमें बेटा किसी को? इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारे, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, जैसे मैं देखा अभी अभी रिसेंट क्वेश्चन आया एक। ठीक,
बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट या एम्बेडिंग। एम्बेडिंग, अरे क्या हो गया, एम्बेडिंग, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की वॉल में धस जाता है अंदर ये। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने बनाया हमारा यूट्रस। ठीक है, ये हमारा ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब जो हमारा बना यहाँ पे, जो हमारा बना ब्लास्टोसिस्ट है ना, वो ऐसे जाकर इसके अंदर एम्बेड कर जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ताकि इसको ब्लड सप्लाई मिल सके। भाई इसको ब्लड चाहिए ना ग्रो करने के लिए। यहाँ पे जो भी सेल्स हैं एम्ब्रियो, अभी कितने सेल्स हैं, 32 64 इतने सेल्स हैं। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हम अडल्ट हैं, तो हमारी बॉडी में इतने सारे सेल कहाँ से आए, यही सेल डिवाइड हुए। जब भी कोई सेल डिवाइड होगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कहाँ से मिलता है, ब्लड से मिलता है। तो इसलिए जाकर ये यूट्रस की वॉल में एम्बेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मदर का ब्लड होता है और इसी ब्लड से इनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ठीक है, इसी ब्लड से इनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो ये हो गया हमारा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, होता किस लिए, ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, ताकि हमारा न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक, सो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाकर अटैच कर गया है यूट्रस की वॉल में, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक, लिख लो उसको। आज के क्वेश्चन भी करेंगे, चैप्टर खत्म करने के बाद क्वेश्चंस भी करने हैं अपने को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे डिफाइन किया है एनसीईआरटी में इम्प्लांटेशन को, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट हो गया हमारा किसका, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो गया हमारे यूट्रस के वॉल पे। द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली, यूट्राइन सेल डिवाइड करते हैं और कवर कर लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट को, है ना। ये मान लो हमारा यूट्रस था। ठीक है, ऐसे और ऐसे जब हमारा यहाँ पे आके अटैच होगा, मान लो ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट आके यहाँ पे अटैच हो गया, है ना। तो जो यूट्रस के सेल थे वो क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे पूरा ऐसे। ठीक है, डिवाइड होंगे और इस पूरे को कवर, ताकि जो पूरा का पूरा हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस के अंदर चला जाए, क्योंकि वहां से ही उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ब्लड सप्लाई मिलेगी, है ना। सो आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, ये कवर कर लेते हैं हमारे ब्लास्टोसिस्ट को। तो एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड, मतलब धस गया किसमें, इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की टॉप लेयर को क्या बोलते हैं हम, एंडोमेट्रियम, फिर आएगा मायोमेट्रियम, सबसे बाहर आएगा हमारा पेरीमेट्रियम। तो हमारा ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे एम्बेड हुआ, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस के अंदर जाकर वो एम्बेड हो गया। और एम्बेड कैसे हुआ, क्योंकि उसके ऊपर यूट्रस के जो सेल्स थे वो ग्रो कर गए, है ना। यूट्रस के जो सेल्स थे वो हमारे ग्रो कर गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और यहीं से हमारा प्रेगनेंसी का शुरुआत होगा। कभी कभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन जो हमारा एम्ब्रियो बना वो इम्प्लांट नहीं कर पाता। इम्प्लांट नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा, मर जाएगा तो प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होगी। जब काफी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम देते हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल होती हैं, वो काम इसी मैकेनिज्म पे करती हैं। दे डू नॉट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा
लेकिन वो इम्प्लांटेशन होने से रोक देते हैं। तो जितने भी ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं वो इसी मेथड पे काम करते हैं। उसमें होता है क्या, बेसिकली प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक, उसकी हम आगे बात करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो हमारा इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट था वो यूट्रस की वॉल में एम्बेड कर गया। ठीक है, उसके अंदर चला गया। क्यों? ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया होगा यहाँ तक, आगे चले। ठीक है, तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया मतलब हमारी प्रेगनेंसी का शुरुआत हो गया, मतलब फीमेल्स बिकम प्रेग्नेंट। ठीक है, फीमेल बिकम प्रेग्नेंट। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लेसेंटा की। ठीक, प्लेसेंटा की भाई हमने भी देखा कि ब्लास्टोसिस्ट में दो लेयर थी, एक ट्रोफोब्लास्ट थी हमारी और एक क्या आती है हमारा इनर सेल मास। अब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, उससे निकलती है एक्सटेंशन और वो जाती है हमारे यूट्रस के अंदर। जैसे बनाते हैं एग्जांपल दोबारा से, ये हमारा सपोज यूट्रस है। ठीक, ये वजाइना, ठीक, और ये इसकी वॉल। अब यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारी ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। अभी क्या करेंगे, ये हमारे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ऐसे, जो जाकर मदर के टिश्यू मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। तो जो ये स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे जो स्ट्रक्चर बनी, इनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई। ठीक, हमारे एम्ब्रियो के ऊपर 4 मेम्ब्रेन होती हैं, कोरियोन, एमनियोन, एलेंटॉइस एंड योक सैक। जो सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं कोरियोन, और वो किससे बनती है, वो बनती है हमारे ट्रोफोब्लास्ट से। और किस फॉर्म में होती है, ऐसे विलाई की फॉर्म में होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, आगे जाके इसी स्ट्रक्चर से, अब इसमें देखो मदर का वाला पार्ट भी है, ये पार्ट मदर वाला है और ये पार्ट बच्चे वाला है। तो इसमें मदर का पार्ट भी होता है और जो हमारा एम्ब्रियो उसका पार्ट भी है। दोनों पार्ट जब मिलते हैं आपस में तो हमारा क्या बनता है, प्लेसेंटा। मतलब मदर का पार्ट भी होगा और फीटस का या एम्ब्रियो का पार्ट भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। तो आगे जाके इसी से हमारा क्या बनेगा, प्लेसेंटा। ठीक, सो ट्रोफोब्लास्ट से हमारा क्या बनता है, क्रोनिक विलाई, और उससे क्या बनता है हमारा प्लेसेंटा। तो वी कैन से ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा, हमारा प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा, हमारा प्लेसेंटा बनेगा। ठीक, और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, इनर सेल मास। ठीक है, दीज आर इनर सेल मास। इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास। ठीक, तो ऐसे हमारा प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे हमारा प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब हमारा इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती है कहाँ पे, ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दोस प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई। उनको हम क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई। और उसके आसपास क्या होगा, हमारा यूट्राइन का टिश्यू, मदर का टिश्यू होगा। तो विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। तो इसके आसपास क्या होगा, यूट्राइन टिश्यू होगा और क्या होगा, मदर का ब्लड होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। सो बच्चे का पार्ट कौन सा है इसमें, कोरियोनिक विलाई, और उस कहाँ जाके धस रहा है, वो जाके एम्बेड हो रहा है मदर के यूट्रस के टिश्यू में, और वहां पे क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक, वहां पे हमारी क्या है, ब्लड वेसल। अब जो ये जो हमारा ये कोरोनिक विलाई है, ऐसे फिंगर लाइक है, ये मदर के टिश्यू के साथ ऐसे जाकर एकदम फॉर्मली अटैच हो जाता है। ठीक, तो जो कोरोनिक विलाई होता है कोरोनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू, कोरोनिक विलाई मदर का है, सॉरी कोरोनिक विलाई बच्चे का है, यूट्राइन टिश्यू मदर का है। ठीक है,
दे बिकम्स इंटरडिजिटेटेड, ऐसे हो जाते हैं ये एकदम आपस में इंटरडिजिटेड, मतलब जैसे दो फिंगर आपस में होती है ना इंटर, ऐसे विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो इससे क्या बन जाता है, हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का, ये हमारा डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ये बाहर की लेयर है हमारी, ये क्या लेयर है हमारी, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इससे देखो क्या बन गए यहाँ पे, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गए हैं ऐसे, ठीक है। ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है हमारे बच्चे का, ठीक है, और किसके अंदर एम्बेड हुआ है, ये जाके एम्बेड हुआ है यूट्रस के अंदर। तो जो ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें मदर का पार्ट भी है और बच्चे का पार्ट भी है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। और जो ट्यूब जोड़ती है बच्चे को, ये बच्चा है हमारा, एम्ब्रियो है, ये प्लेसेंटा है, तो ये जो ट्यूब जोड़ती है बच्चे को प्लेसेंटा के साथ, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक। तो डायग्राम बना लो ये, फिर एक डायग्राम और बनाते हैं पूरा का पूरा समझने के लिए, और फिर आगे चलते हैं, ठीक। चलो एक डायग्राम और बनाएंगे पूरा वाला, ठीक। सो अगेन ये हमारा यूट्रस हो गया, एंड दिस इज वेजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा बीच में यहाँ पे फीटस है, ठीक है, दिस इज अवर एम्ब्रियो, ठीक है, जो ग्रो कर रहा है हमारा, दिस इज एम्ब्रियो, ठीक। और यहाँ पे जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट था हमारा, ऐसे ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, और इससे क्या निकलते हैं हमारे कोरियोनिक विलाई, और ऐसे जाके वो मदर के यूट्रस में जाके एम्बेड हो जाते हैं, दिस इज कोरियोनिक विलाई, ठीक है, कोरियोनिक विलाई, ठीक। अब इनसे क्या बनेगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें मदर वाला पार्ट भी है, जिसमें मदर की ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है, ये क्या है, मैटरनल ब्लड, दिस इज मैटरनल ब्लड, ठीक है, मैटरनल ब्लड। तो ये जो बन गया बच्चों हमारा, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। अब प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में कनेक्शन होगा, ठीक है, प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में क्या होगा, हमारा कनेक्शन होगा। तो ये जो कनेक्शन है बच्चे और मदर प्लेसेंटा के बीच में, ऊपर प्लेसेंटा है हमारा और नीचे क्या हमारा एम्ब्रियो है, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक। तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है ना, क्रोनिक विलाई क्या होता है, किसी के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कोई डाउट बच्चों किसी को यहां तक, तो बताना। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लो। डन, आगे चलते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस देखते हैं, पहले डिफाइन करते हैं प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा होता क्या है, ठीक है। प्लेसेंटा इज अ मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल
connection between mother and child। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हमारा मैकेनिकल मतलब जोड़ भी रहा है, ठीक है, अटैचमेंट हो रही है बेसिकली, लेकिन साथ में प्लेसेंटा काम भी करता है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। ठीक है, क्या काम करेगा, काम देखते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है वो, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड रिमूव्स CO2, है ना। सो ये गैसियस एक्सचेंज में काम कर रहा है, ऑक्सीजन देता है बच्चे को और उसकी बॉडी से CO2 जो बनता है उसको निकाल लेता है। नंबर 2, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बच्चे को न्यूट्रिशन देगा एंड रिमूव्स वेस्ट, और बॉडी में जो भी वेस्ट बनेगा उसको ये रिमूव कर लेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन देगा और क्या करेगा, वेस्ट को ये रिमूव कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी एक्सक्रीटरी मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको भी रिमूव करता है। सो रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, जैसे हमारा यूरिया, एग्जाम्पल यूरिया। ठीक है, यूरिया को रिमूव कर देगा। ठीक, फिर जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो हार्मोन भी सिक्रीट करता है। ठीक है, सो इट एक्ट एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, नंबर 4, प्लेसेंटा एक्ट एज टेम्परेरी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए प्लेसेंटा है, जब बच्चा बाहर आएगा बॉडी से प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा, है ना, तो इट्स अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ टाइम के लिए है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या रिलीज करता है, इट रिलीज HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। ठीक है, इनके फंक्शन अभी आगे देखेंगे हम, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक, तो प्लेसेंटा हमारे काफी काम कर रहा है, एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड सप्लाई दे रहा है, वेस्ट रिमूव कर रहा है और साथ साथ में हमारे हॉर्मोन्स का एक्सक्रीशन भी करवा रहा है। ठीक है, हॉर्मोन्स का एक्सक्रीशन भी करवा रहा है, और जो भी न्यूट्रिशन जाएगा बच्चे में वो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन है बच्चे में और प्लेसेंटा के बीच में, तो प्लेसेंटा से जो भी न्यूट्रिशन जाएगा या जो भी उसमें से आएगा बच्चे में से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड जाएगा, है ना, मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। ये हमारा, सपोज करो दिस इज आवर एम्ब्रियो जो डेवलपिंग चाइल्ड है ना, और यहाँ पे होता है हमारा डिस्क लाइक प्लेसेंटा, ऐसा, दिस इज प्लेसेंटा। ठीक है, इनके बीच में जो कनेक्शन है हमारा, ठीक है, ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक, सो प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चे को हमारा न्यूट्रिएंट्स देगा और ऑक्सीजन देगा, एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, वेस्ट मतलब एक तो फीकल मैटर जो भी बनेगा बच्चे की बॉडी के अंदर, और दूसरा हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब यूरिया प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो, है ना। अब प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है एम्ब्रियो के साथ थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही प्लेसेंटा बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, तो जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होगा, लेकिन वो कुछ काम नहीं करता, जैसे ट्यूब की तरह है, जस्ट ए पाइप की तरह है, जो भी काम करना है वो काम कौन करेगा, हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, लिख लो उसको। ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया, चले आगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ हार्मोन देखने हैं,
पहला हार्मोन है हमारा HCG, जो प्लेसेंटा रिलीज करता है, ठीक है। सो प्लेसेंटा रिलीज HCG, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, ठीक है। वी नो द फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनके फंक्शन देखते हैं हम, ठीक है, HCG के। पहले हम देखते हैं HCG, ठीक है। जो HCG होता है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटम को, है ना। देखो जो भी हार्मोन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे कॉर्पस ल्यूटम से आ रहे हैं। अब कॉर्पस ल्यूटम को कौन देता है सिग्नल, हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, है ना। पर वो तो एट द टाइम ऑफ एवोल्यूशन ही बढ़ता है, उसके बाद तो उसका लेवल कम 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 हो जाएगा। तो फिर कौन सिग्नल देगा कॉर्पस ल्यूटम को, फिर हमारा सिग्नल देगा HCG। तो जो HCG होता है वो सिग्नल देता है कॉर्पस ल्यूटम को, जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिग्नल दिया करता था बिफोर द प्रेगनेंसी। और जो भी सिक्रीशन है फिर वो कहां से होगा, हमारा कॉर्पस ल्यूटम से होगा, ठीक है। समझते हैं दोबारा से भाई, ये हमारा कॉर्पस ल्यूटम है, ठीक है। दिस इज कॉर्पस ल्यूटम, है ना, कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होता है, बिना इसके प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, अगर ये कम हो गया तो बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सिग्नल आता है पहले, वो आता है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से, ठीक है। वो कब इंक्रीज होता है, ऑन दी 14th डे ऑफ आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद उसका लेवल कम 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 होना शुरू होता है ना, तो उसका लेवल तो कम हो रहा है, तो अपने को कोई और हार्मोन चाहिए जो कॉर्पस ल्यूटम को स्टिमुलेट कर सके, ताकि वो अपने हार्मोन को रिलीज करता रहे। वो काम करता है हमारा HCG, ठीक है। वो काम करता है हमारा HCG। और ये कहां से आता है, ये आता है हमारे प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा रिलीज करेगा HCG, वो स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटम को, वो बनाएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन, और ये मेंटेन करेगा हमारा प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है, और हमारा जो बच्चा जाके चिपकता है ब्लास्टोसिस्ट, वो एंडोमेट्रियम में ही चिपकता है, वहीं जाके वो एम्बेड होता है। तो हमें एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है, अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, अगर वो टूट जाएगा तो बच्चे का कनेक्शन भी टूट जाएगा, और बच्चा फिर डाई कर जाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया प्लेसेंटा का एज ए ग्लैंड, कि ये HCG करता है। HCG क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटम को, वो क्या करेगा, वो सिक्रेट करेगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इट इज रिक्वायर्ड फॉर maintaining endometrium, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग का स्पेलिंग सही नहीं है, मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम, ठीक है, मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम, ठीक है। सेम आप देख सकते हो, HCG स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटम को, ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन, इट प्रिवेंट द मेंसेस, है ना। अब क्योंकि HCG कहां से आता है, इट ओनली कम्स फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कब आएगा, जब फीमेल होगी प्रेग्नेंट, और ये हार्मोन यूरिन के अंदर होता है सिक्रीट, है ना। मतलब हमारी बॉडी से, फीमेल की बॉडी से यूरिन के थ्रू ये हार्मोन बाहर निकलता है। तो अगर यूरिन में हम आइडेंटिफाई कर लें HCG को, तो वी कैन से फीमेल इज प्रेग्नेंट, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, प्लेसेंटा से आ रहा है। और प्लेसेंटा कब बनेगा, जब फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। तो HCG को हम यूज करते हैं इन प्रेगनेंसी टेस्ट। आपने देखा होगा, दिखाते ना मूवीज में, स्ट्रिप आती है, उसके ऊपर ड्रॉप डालते हैं यूरिन की, तो अगर उसमें इंडिकेटर दिखा दिया तो मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, और नेगेटिव आया तो मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। तो दिस HCG is excreted
इन यूरिन बाय प्रेग्नेंट फीमेल्स। ठीक है, तो इसी को हम टेस्ट कर लेते हैं। दिस इज टेस्टेड बाय प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स। ठीक है, प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स। तो ऐसी स्ट्रिप्स आती हैं मार्केट में, उसमें यहाँ पे रीडिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको यूरिन डालना पड़ता है। यूरिन डालोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखा देगा। पॉजिटिव है तो मतलब प्रेगनेंसी है, और नेगेटिव है तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। सिंपल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस है HCG का। ठीक है, तो दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर HCG होगा यूरिन में फीमेल के, तो HCG कहाँ से आता है? आता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा कब बनेगा? जब फीमेल क्या होगी? प्रेग्नेंट। तो इसका मतलब HCG कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्रेगनेंसी। ठीक, तो ये था हमारा पहला हार्मोन HCG। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं HPL की। ठीक, सेकंड होता है हमारा HPL। ठीक है, HPL फुल फॉर्म है इसका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, क्या काम करता है? ये भी कहां से आ रहा है? ये भी हमारा प्लेसेंटा से आ रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका? इट बिहेव लाइक ए ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। क्या कराएगा ये कराता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। उससे क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में मिल्क का फॉर्मेशन होगा इन द फीमेल्स आफ्टर द डिलीवरी। पार्चुरेशन होने के बाद जब बच्चा बॉडी से बाहर आएगा तो दूध चाहिए होता है, तो ये ज्यादा मिल्क फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, सो HPL अगेन कहां से आ रहा है? हमारे प्लेसेंटा से आ रहा है। फंक्शन क्या होता है इसका? ग्रोथ हार्मोन लाइक फंक्शन, मतलब ग्रोथ कराएगा। किसकी ग्रोथ कराएगा? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कराएगा। ठीक, बाकी तो अपने को पता ही है। एस्ट्रोजन तो पता है अपने को, प्रोजेस्टेरोन भी पता है। ठीक है, एक और हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन। ठीक है, और कब करता है? ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये सब लिख लो HPL। ठीक है, काम का है ये हार्मोन। डन। नेक्स्ट है हमारा रिलैक्सिन। ठीक है, नाम ही रिलैक्सिन, मतलब सब कुछ रिलैक्स कर देगा। सारी ब्लड वेसल, लिगामेंट, जो दो हिप बोन के बीच में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम का जॉइंट होता है ना, ये हिप बोन होती है एक, और दूसरी हिप बोन है ये। ठीक है, इसके बीच में हमारा एक जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, ये नाम है जॉइंट का। यहाँ पे हमारा होता है कार्टिलेज। ठीक है, इट इज अ वेरी, यहाँ पे बहुत ही कम मूवमेंट होती है बेसिकली। तो जब बच्चे को बाहर आना है तो दोनों हिप बोन्स को साइड होना पड़ता है ताकि जगह बने और बच्चा बाहर आ सके। बच्चा बड़ा होता है और जो स्पेस होता है वजाना का बहुत ही छोटा होता है, तो दोनों हिप बोन्स को दूर जाना पड़ता है ताकि जगह बने और बच्चा बाहर निकले, है ना। तो उसके लिए जो ये जॉइंट है प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको रिलैक्स होना होता है। जब ये रिलैक्स होगा तभी दोनों हिप बोन्स क्या होंगी? दूर दूर जा पाएंगी, है ना। तो वो काम करता है हमारा रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन भी कहां से आता है? हमारा प्लेसेंटा से ही आता है। ठीक है, क्या करता है? इट रिलैक्सेस एवरीथिंग। इट रिलैक्सेस, क्या रिलैक्स करता है ये? ब्लड वेसल को रिलैक्स कर देगा, लिगामेंट्स को रिलैक्स कर देगा बॉडी के, और हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी रिलैक्स कर देगा। ठीक है, कब आएगा? ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चे का बर्थ होने वाला होता है तभी रिलीज होता है। ठीक है, so it is released during the later phase of the pregnancy. Released during later
फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इट इज रिलीज ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब इट हेल्प्स इन द चाइल्ड बर्थ। जो पार्चुलेशन होता है, जब बच्चा बॉडी से बाहर आता है तो उसमें ये हेल्प करता है, ताकि ये कैसे करता है हेल्प, रिलैक्स कर देता है हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को। सो इट हेल्प्स इन पार्चुरेशन, इट हेल्प्स इन पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, ठीक है। सो प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स लाइक HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक, मतलब कहां से आ रहा है, कोरियोन से आ रहा है, और क्या कर रहा है, गोनेडोट्रोपिन, मतलब ग्रोथ करा रहा है हमारे गोनेड्स की, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटा से आ रहा है, क्या काम कर रहा है, लैक्टोजन, लैक्टोजन मतलब लैक्टोज कहाँ से आता है, मेमोरी ग्लैंड से आता है, क्योंकि मिल्क में होता है वो, तो इनकी ग्रोथ कराएगा। फिर हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लेटर फेज में, और हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो रिलीज्ड बाय द ओवरी, ओवरी भी करता है और प्लेसेंटा भी करता है, ठीक है। प्लेसेंटा एंड ओवरी दोनों रिलीज करेंगे, ठीक, लिख लो। डन बच्चों, सबने लिख लिया, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हॉर्मोन्स हैं, इनके लेवल्स हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ देखना नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे HCG की, ठीक है, ये हमारा क्या है, HCG, है ना। देखो HCG क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बनाता है, ठीक है, और ये कब बढ़ता है, ये बढ़ता है ड्यूरिंग दी 10th वीक, जब 10th वीक होता है प्रेगनेंसी का मैक्सिमम होता है, उसके बाद इसका लेवल कम 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 कम, है ना। तो जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है उसी के आसपास इसका लेवल क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उसके बाद इसका लेवल कम कम होने लगता है, ठीक है। और जब 40 वीक के बाद जब पार्चुलेशन हो जाएगा तो लेवल एकदम से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा HCG, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा। फिर आते हैं हम प्रोजेस्टेरोन, दो जगह से आता है, प्लेसेंटा से भी आता है और कॉर्पस ल्यूटम से भी आता है ना, दो जगह से आ रहा है। यहाँ तक हमारा कॉर्पस ल्यूटम से आ रहा है, इसके बाद हमारा प्लेसेंटा से आ रहा है। तो जो स्टार्टिंग वाला फेज है, स्टार्टिंग के 8-10 वीक कहाँ से आता है, हमारा कॉर्पस ल्यूटम से आता है, देखा था हमने, कॉर्पस ल्यूटम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा प्लेसेंटा बन जाएगा। तो अब जो प्रोजेस्टेरोन आएगा वो कहाँ से आएगा, मेनली इट कम्स फ्रॉम द प्लेसेंटा, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। सेम गोज फॉर एस्ट्रोजन, स्टार्टिंग में कहां से आता है, स्टार्टिंग में हमारा कॉर्पस ल्यूटम से आता है, ठीक है। उसके बाद ये कहां से आएगा, हमारा प्लेसेंटा से आएगा। अगर आप इसका पीक लेवल देखो प्रोजेस्टेरोन का, तो कहां पे था, जस्ट बिफोर द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन से पहले पीक लेवल और फिर डिक्रीज कर जाएगा, सेम हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन इनका लेवल क्या होता है, एकदम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ठीक। फिर हम आते हैं प्रोलैक्टिन पे, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, वो भी कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और ये क्या करता है, ये मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, और इसका लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट कब होगा, आफ्टर पार्चुरेशन, बर्थ होने के बाद ही इसका क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। तो ये बर्थ के बाद ही काम में आना है, तो इसलिए इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और आफ्टर डिलीवरी पार्चुरेशन होने के बाद इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन किस में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है ना।
तो स्टार्टिंग में अगेन ये किससे आता है, पहले ये आता है हमारा कॉर्पस ल्यूटम से, ठीक है, और फिर कहाँ से आता है, फिर ये आता है प्लेसेंटा से। तो अगेन दोनों से आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो जितने भी हार्मोन है, चाहे प्रोजेस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, रिलैक्सिन हो, ये दोनों से आ रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटम से भी आ रहे हैं और हमारे प्लेसेंटा से भी आ रहे हैं। लेकिन हमारा HCG ये कहाँ से आ रहा है, खाली ये हमारा प्लेसेंटा से ही आ रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉर्पस ल्यूटम से नहीं आता, ये उल्टा कॉर्पस ल्यूटम को स्टिमुलेट करता है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता रहे। और लास्ट में हमारा ऑक्सीटोसिन, ये हमें हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में और बाद में मिल्क के रिलीज में। तो इसका काम कहाँ पे होगा, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द पार्चुरेशन, जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होगा तब इसका काम होगा, है ना। तो ये कब बढ़ेगा, एट अराउंड द 40 वीक्स। 40 वीक्स क्या होती है, हमारा टाइम होता है गेस्टेशन पीरियड का। 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है ना, 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है। तो ये कब बढ़ेगा, अराउंड द 40 वीक, है ना। तो ये 6 हार्मोन्स है जिनका रोल है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सोर्स के ऊपर कि भाई ये हार्मोन कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे HCG इज रिलीज ओनली फ्रॉम प्लेसेंटा, रिलैक्सिन इज रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा के से भी और फ्रॉम ओवरी, ओवरी में कहाँ से आएगा, फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटम। तो दोनों से आ सकता है, प्लेसेंटा से भी आ सकता है, कॉर्पस ल्यूटम से भी आ सकता है, ठीक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो उसका समझने के लिए, ठीक है। अदरवाइज इसका बस इतना ही काम है आपके लिए। चलो, अब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ये हार्मोन तो बढ़ते ही हैं जो हमने पढ़े भी। जो जितने भी हार्मोन प्लेसेंटा से आ रहे हैं वो तो बढ़ेंगे ही, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड हमारे रिलैक्सिन, है ना। लेकिन बाकी जो हार्मोन होते हैं बॉडी के वो भी बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि देखो फीमेल की बॉडी के अंदर एक और लाइफ का जन्म हो रहा है ना, एक और बॉडी बन रही है। तो बॉडी में काम बढ़ गया, ठीक है, बॉडी में क्या है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा पूरी बॉडी में फॉर्म हो रहा है। तो बच्चा मतलब एनाबॉलिज्म हो रहा है, तो इसलिए जितने भी हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के, मतलब फीमेल की बॉडी के, उनका लेवल क्या होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, वो बहुत बढ़ जाएगा आपका, इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चा है वहां पे, उसको भी चाहिए, है ना। तो क्योंकि मदर पहले अकेली थी, अब जब प्रेग्नेंट हुई तो उसकी बॉडी में 2 है, एक तो मदर खुद है और एक बच्चा है। तो सारा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन many hormones during pregnancy, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारे हार्मोन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिज्म फॉर डेवलपिंग चाइल्ड, है ना। क्योंकि बच्चा है मदर की बॉडी के अंदर, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, पता होगा आप लोगों को मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, जो भी टूट रहा है जो भी बन रहा है। एनाबोलिज्म होता है बनना और कैटाबोलिज्म होता है टूटना। सो दोनों चीजें मिला दे तो बनता है मेटाबॉलिज्म। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट है, बच्चा डेवलप कर रहा है, तो जितने भी हार्मोन्स हैं मैक्सिमम हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हमारा, जैसे कि हमारा थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन। देन नॉर्मल हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, हमारा प्रोजेस्टेरोन, हमारा इंसुलिन, ठीक है। इन हार्मोन का लेवल क्या होगा, इन हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। क्यों चाहिए, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस, है ना। दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ फीटस, फीटस की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है। जो थायरॉक्सिन है, क्या करता है थायरॉक्सिन, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को करता है कंट्रोल, हमारे हंगर सेंटर को करता है कंट्रोल, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट मतलब टेम्परेचर करता है कंट्रोल, है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। तो जब बच्चा डेवलप होगा तो ये हार्मोन्स का लेवल क्या होगा, हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा।
लिख लो, इंक्रीज इन मेनी हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिज्म फॉर डेवलपिंग चाइल्ड, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, ये सारे हार्मोन बढ़ जाएंगे बॉडी में। दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द फीटस। ठीक है, तो अगर आप किसी फीमेल का ब्लड टेस्ट कराओ जो फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके आप हार्मोन्स का लेवल चेक करो एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल फीमेल, है ना, तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होंगी उसमें सारे के सारे हार्मोन्स का लेवल बड़ा होगा, जैसे थायरॉक्सिन का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, इंसुलिन का, है ना, इन सब का लेवल, प्रोलैक्टिन का लेवल बड़ा होगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, हमारा जाके इम्प्लांटेशन हो गया, हमारा प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो गया। प्लेसेंटा हो गया तो मतलब अब बच्चे के जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, अब ब्लास्टुला स्टेज में क्या था, बाहर एक लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट, एक तरफ सेल थे हमारे इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट से तो हमारा प्लेसेंटा बन गया, तो अब जो अंदर वाले सेल्स हैं हमारे इनर सेल मास, उससे क्या बनेंगे, तीनों जर्म लेयर्स बनेंगे। इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मतलब क्या होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। कौन सी, जर्म का मतलब होता है जर्मिनेटिव, जिससे कुछ बने। ठीक है, तो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में होती है हमारी मीजोडर्म। मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड हमारा मीजोडर्म। ठीक, तो वापस चलते हैं एक बार, कुछ ऐसे हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक, ये हमारे बन गए थे कोरोनिक विलाई, ये था हमारा ट्रोफोब्लास्ट, बाहर का लेयर। ये है बच्चों हमारा ट्रोफोब्लास्ट, और ये था हमारा कोरियोनिक विलाई। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सारे एक तरफ अरेंज्ड हैं ऐसे। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। अभी जो इनर सेल मास है इसी से हमारे क्या बन जाएंगे, 3 लेयर बन जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो इमेज में। ठीक है, ये हमारा इनर सेल मास है, और जो बाहर की लेयर है वो हमारी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है ना, पूरा ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, और जो ब्लू वाला ये क्या है, हमारा इनर सेल मास है। ठीक है, अब जो भी बनेगा वो इस इनर सेल मास से बनेगा। ठीक है, तो पहले हमारा सबसे पहले क्या बनता है, एक्टोडर्म। इनर सेल मास अरेंज होता है हमारा एक्टोडर्म में, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या बनता है, एंडोडर्म। उसके नीचे आके हमारा ये एंडोडर्म बन जाएगा सारा येलो कलर का, और इनके बीच में जो बचता है ये वाला जो पार्ट है रेड वाला, इससे हमारा क्या बनेगा, मीजोडर्म। तो पहले हमारा बनता है एंडोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म, उसके बाद बनता है हमारा एंडोडर्म, और उसके बाद दोनों के बीच में बनता है हमारा मीजोडर्म। तो ऐसे हमारे 3 जर्म लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, और हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बने होते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन किससे बना होता है, एक्टोडर्म से। हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी आई किससे बने होते हैं, सारे के सारे एक्टोडर्म से। हमारा स्किन भी किससे बना होता है, एक्टोडर्म से। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब किससे बने होती है, एंडोडर्म से। और जो बीच वाला पार्ट है, मतलब हमारे मसल्स, हमारे बोन्स, ये किससे बने होते हैं, हमारे मीजोडर्म से। ठीक, तो सारे के सारे ऑर्गन इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बने होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। ठीक, सो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद, भाई इम्प्लांटेशन किसका हुआ था, हमारे ब्लास्टोसिस्ट का, द इनर सेल मास, है ना। अब ब्लास्टोसिस्ट में 2 चीजें थी, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट से तो हमारा बन गया कोरोनिक विलाई, प्लेसेंटा बन गया। अब जो इनर सेल मास है, जो हमारा प्रॉपर एम्ब्रियो है, जिससे हमारा एम्ब्रियो बनेगा, डिफरेंशिएट्स इनटू एन आउटर लेयर।
तो पहले उससे क्या बनता है, एक आउटर लेयर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला क्या बना, ये हमारा एक्टोडर्म बना। ठीक है, तो पहले इससे बनेगा हमारा आउटर लेयर, उसके बाद हमारा इनर लेयर कॉल्ड द एंडोडर्म। तो इसके बाद हमारा क्या बनेगा, उनके बीच में सबसे अंदर का लेयर। पहले बन गया बाहर का लेयर एक्टोडर्म, फिर बन गया अंदर का लेयर एंडोडर्म। अब क्या बनेगा, इसके बीच में बनेगा, ठीक है, मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, है ना। तो अगर एग्जाम में आपसे सीक्वेंस ही पूछते हैं, सबसे पहले क्या आएगा हमारा सीक्वेंस में, एक्टोडर्म आएगा, फिर हमारा एंडोडर्म आएगा, और फिर क्या आएगा हमारा मेसोडर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया सीक्वेंस वाइज। ठीक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड हमारा मेसोडर्म। ठीक है, एक्टो, एंडो एंड मेसो। ठीक है, इसमें इतना ही समझना है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन हमारे काम की नहीं है। अब ये कैसे बनता है एक्टोडर्म एंडो, ये हमारे काम की नहीं है, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो जितना हमारे कोर्स में आपको उतना पता होना चाहिए कि पहले बनेगा इनर सेल मास से एक्टोडर्म, फिर बनेगा एंडो, और दोनों के बीच में बनता है हमारा मेसो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, तो ये होती क्या है जर्म लेयर्स, बेसिकली जर्म लेयर्स, और क्या बोलते हैं इनको, प्राइमरी जर्म लेयर्स, क्योंकि सबसे पहले बनती हैं ये प्राइमरी जर्म लेयर्स। ठीक है, so these germ layers they basically forms all the organs है ना। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे इन्हीं से, जितने भी सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू, सब कुछ इन्हीं जर्म लेयर से हमारे बने होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था आपको, एक्टोडर्म, इससे क्या बनेगा हमारा जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा आई हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, है ना। फिर एंडो से क्या बनेगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जिसको हम बोलते हैं विसरा। और फिर हमारा मीजो से क्या बनता है, हमारे जैसे कि हमारा ब्लड, हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, है ना, ये सब बनते हैं हमारे मीजोडर्म से। तो ये फंक्शंस होते हैं हमारे जर्म लेयर्स के। ठीक है, सो इट नीड्स टू बी मेंशन दैट द इनर सेल मास, जो हमारा इनर सेल मास है उसमें क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल जिनसे कोई भी सेल बन सकता है। आजकल सुनते होगे ना आप स्टेम सेल थेरेपी, भाई किसी में अगर कोई ऑर्गन खराब है तो वहां पे आप स्टेम सेल डाल दो, तो स्टेम सेल जाके वो वाला ऑर्गन बना देंगे। तो स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, जो कोई भी तरह का सेल बना सके, हार्ट का सेल भी, लंग्स का सेल भी, लिवर का सेल भी, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। सो जितने भी हमारे इनर सेल मास में क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो इससे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बन सकते हैं। ठीक है, टिश्यू एंड ऑर्गन्स बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लो। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं माइलस्टोन्स पे। ठीक है, माइलस्टोन्स ऑफ प्रेगनेंसी। भाई जब फीमेल होती है प्रेग्नेंट, तो वो जाती है डॉक्टर के पास बार बार, हर महीने, एक पहले जाएगी 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, तो वो करते हैं रेडियोग्राफ्स लेते हैं, अल्ट्रासाउंड लेते हैं, देखने के लिए कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है या एबनॉर्मल हो रहा है ना। तो हम खाली अल्ट्रासाउंड ही कर सकते हैं उस टाइम, है ना। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, वो जो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको मदर के बॉडी के ऊपर रखते हैं और उसकी इमेज आती है फिर आपके कंप्यूटर में ना। मूवीज में देखा होगा जब फीमेल होती है प्रेग्नेंट, है ना, या तो फिर यू कैन डू सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। मेनली जो बच्चा अंदर है उसको देखना होता है कि भाई उसमें क्या क्या ऑर्गन डेवलप हो गए हैं, एट व्हाट एज, उनको हम बोलते हैं माइलस्टोन्स। ठीक है, माइलस्टोन्स ऑफ द प्रेगनेंसी, माइलस्टोन्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये हमको बताएंगे कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्योंकि नॉर्मल बच्चे का तो एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा, जैसे फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाएगा। अगर बच्चे का फर्स्ट मंथ में हार्ट बन गया तो मतलब नॉर्मल है, अगर नहीं बना तो क्या कुछ अबनॉर्मलिटी होगी, है ना। सो फर्स्ट मंथ, सबसे पहला महीना, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। सो एम्ब्रियोज
एम्ब्रियोज हार्ट डेवलप्ड। ठीक, बच्चे का हार्ट बन जाता है, हार्ट बन जाएगा मतलब हार्ट बीट होनी शुरू हो जाएगी, तो आप बच्चे की हार्ट बीट सुन सकते हो। उनके डॉक्टर्स के पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्पेशल, जिससे वो बच्चे की हार्ट बीट सुन लेते हैं। और जो बच्चे की हार्ट बीट होती है वो ज्यादा होती है, अराउंड 140 समथिंग होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ट बीट होती है एज कम्पेयर टू अस। ठीक है, 140 के अराउंड होती है। तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है, बच्चे का हार्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, सेकेंड मंथ में, ठीक है, सेकेंड मंथ, 9 मंथ होते हैं ना प्रेगनेंसी के, तो पहले महीने में तो हार्ट बन गया। अब सेकेंड मंथ में क्या बन जाएगा, उसके हाथ पांव और उसकी उंगलियां। ठीक है, हाथ पांव को बोलते हैं लिम्स, और जो फिंगर्स उनको बोलते हैं डिजिट्स। सो लिम्स प्लस में डिजिट्स। ठीक, सो ये लिम्स बन जाते हैं बच्चे के, और ये उसके फिंगर ही बन जाते हैं। ठीक है, और ये दिखते हैं आपको अल्ट्रासाउंड में कि भाई बच्चे का हाथ बन गया, बच्चे का जो बनना है। ठीक है, तो सेकेंड मंथ में आपको उसके लिम्स और डिजिट्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, अब थर्ड मंथ में, थर्ड मंथ, थर्ड मंथ तक आते आते, थर्ड मंथ हम बोलते हैं ट्राइमेस्टर। देखो 9 महीने हैं, 9 महीने को हम 3-3 महीनों के फेज में डिवाइड करते हैं। तो पहला 3 महीने को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर दूसरा 30, मतलब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स महीना, और फिर सेवंथ एट और नाइन्थ हमारा हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जब हमारा पहला थर्ड महीना खत्म होगा मतलब एक ट्राइमेस्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑल द मेजर ऑर्गन्स डेवलप, ऑल मेजर ऑर्गन्स डेवलप। ठीक है, हमारे जो मेजर ऑर्गन्स थे उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आप इससे बच्चे का जो सेक्स से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चा मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो आजकल तो ये इलीगल है भैया, आप किसी बच्चे का सेक्स अगर आप डॉक्टर से पूछोगे तो आपको बताता नहीं है। उनको तो पता होता है लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे, और जो आपको वो इमेज देंगे अल्ट्रासाउंड का, सीटी स्कैन का, उसमें के अंदर भी आपको नहीं दिखेगा। वो सिर्फ आपको ऐसे फोटोज देते हैं जिसके अंदर वो इमेज ना दिखे कि बच्चा मेल चाइल्ड है या फिर फीमेल चाइल्ड है, क्योंकि ये सब बताना इलीगल है। ठीक है, अगर डॉक्टर बताएगा तो उसको जेल हो जाएगी। ठीक है, सो यूजिंग दिस यू कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, डिटरमाइन सेक्स ऑफ चाइल्ड। तो आप अराउंड 3 महीने में यू कैन फाइंड आउट कि जो बच्चा है वो बच्चा मेल है या वो बच्चा फीमेल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो गया, सेकेंड मंथ में हमारा लिम्स डेवलप हो गए, लिम्स एंड डिजिट्स। ठीक, और थर्ड मंथ में हमारे जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, या ऑर्गन सिस्टम बोल लो आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मैक्सिमम हमारे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हमारे डेवलप हो जाते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस फर्स्ट 3 मंथ्स आर नोन एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना भाई। 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो पहले 3 महीने इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो सेकंड 3 महीने होंगे उसको बोलेंगे हम सेकंड ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर। और जो 7 8 9 है उनको हम बोलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक, फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आते आते बच्चे के जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, क्योंकि सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेवलप हो जाते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है ना। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है बच्चे में तो वो दिख जाती है एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर, और इसलिए उस बच्चे को अबॉर्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर बाद में दिखेगा तो बाद में तो अबॉर्ट नहीं कर सकते, वो तो इलीगल है ना। सो इनिशियली हम उसको कर सकते हैं अबॉर्ट। ठीक, आगे चलते हैं, लिख लो इसको।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं 5th मंथ की। ठीक है, 5वां महीना। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा बच्चे का पहला मूवमेंट होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ चाइल्ड, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की पहली मूवमेंट होती है। ठीक है, ऑब्वियसली मदर को चलता है पता कि बच्चा बॉडी के अंदर मूव कर रहा है ना, तो बच्चे को पहली मूवमेंट 5th मंथ में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है 5वें महीने में, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। ठीक है, सर के ऊपर बाल आ जाते हैं। ठीक है, सर के ऊपर बाल आ जाते हैं। 5th मंथ में क्या होगा, चाइल्ड का पहला मूवमेंट होगा और सर के ऊपर क्या आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा 6th मंथ इसके बाद। ठीक है, 6 मंथ कितने वीक हो जाएंगे, 24 वीक्स, मतलब हमारा एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6 मंथ्स है ना, एंड ऑफ हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसमें क्या होगा कि बच्ची की पूरी बॉडी विल बी कवर्ड बाय हेयर। ठीक है, बॉडी ऑफ fetus is covered by fine hair। ठीक है, उसकी बॉडी पे क्या आ जाते हैं बच्चों, फाइन हेयर आ जाते हैं, पतले पतले बाल, छोटे छोटे बाल आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसकी जो आई लिड्स होती हैं वो सेपरेट, पहले आई हमारी चिपकी होती है, आई लिड्स मतलब जो ये आई के ऊपर होता है ना, ये नीचे और ऊपर वाली चिपकी होती है। जब हमारा आता है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होता है तो ये आई लिड्स खुल जाती है। ठीक है, तो जो आई लिड्स होती हैं दे बिकम सेपरेट्स। सो आईलिड्स सेपरेट, जो हमारी आईलिड्स होती हैं वो क्या होंगी बच्चों, वो हमारी सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, और बच्चे की आईलिड्स के ऊपर बाल आ जाएंगे, मतलब आई लैशेस आ जाएंगे। सो आई लैशेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, आई लैशेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, और 9th मंथ के आसपास बच्चा इज फुल्ली फॉर्म्ड, है ना, 9th मंथ। ठीक है, fetus is fully formed, fetus is fully formed। ठीक है, चाइल्ड का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, fetus is fully formed। तो ये कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि जो बच्चा है वो नॉर्मल है डेवलपमेंट पे या नहीं है। इसमें से अगर कुछ भी नॉर्मल, ये सब नॉर्मल डेवलपमेंट है, अगर इसमें से कुछ भी सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ होगी मतलब बच्चा क्या होगा, वो एबनॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें चेक करते हैं डॉक्टर जब वो अल्ट्रासाउंड करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, देखने के लिए मदर की बॉडी के अंदर कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक, लिख लो बेटा इसको। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना, कि भाई हार्ट का डेवलपमेंट कब होता है, हार्ट डेवलप होता है 1st मंथ पे, 2nd मंथ पे क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स का डेवलपमेंट होता है ना, 3rd मंथ पे क्या होता है, 3rd मंथ पे हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम में सब बन चुके होते हैं, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना। चलो लिख लो उसको। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पार्चुरेशन के ऊपर, है ना। अब क्या हो गया, हमारा टाइम पूरा हो गया, 9 महीने पूरे हो गए, 9 महीने मतलब 40 वीक के आसपास होता है टाइम प्रेगनेंसी का, कि 40 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब जब 40 वीक कंप्लीट हो गए तो अब क्या होगा, अब चाइल्ड का बर्थ होगा, उसको अब क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन।
सो हमारा पार्चुरेशन, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड फीटस, फुल्ली फॉर्म्ड फीटस। ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड फीटस, जब बच्चा पूरी तरह बन जाए, डेवलप हो जाए, तो वो बॉडी से बाहर फेंका जाता है। ठीक है, अगर उससे पहले होगा तो ऐसा नहीं होगा, उसको हम नहीं बोलेंगे पार्चुरेशन। अगर बच्चा 7th मंथ पे हो गया, 8th मंथ पे हो गया, दैट इज नॉट पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बच्चा शुड बी फुल्ली फॉर्म्ड। तो फुल्ली फॉर्म्ड फीटस का एक्सपल्शन एट द एंड ऑफ 9th मंथ या फिर हमारा 40 वीक्स, 40 वीक के बाद या 9 महीने के बाद। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। और जो ये पूरा टाइम होता है हमारे 9 मंथ्स का या 40 वीक्स का, इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड। और क्या बोलते हैं इसको हम? प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी कितने, ये होता है हमारे 9th मंथ का या फिर 40 वीक्स का। ठीक है, 9th मंथ का या फिर 40 वीक्स का। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी 9th मंथ या फिर 40 वीक्स। ठीक, सो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी, एवरेज ड्यूरेशन कितना है ह्यूमन प्रेगनेंसी का? इट इज 9th मंथ। ठीक है, 9 महीने का होता है, विच इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जेस्टेशन पीरियड। उसके बाद क्या होता है? वाइगस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अभी देखेंगे हम इसको। ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, बच्चे का एक्सपल्शन, बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, जो ये प्रोसेस है जिसमें बच्चा पैदा हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ। और क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन। तो ये डेफिनेशन स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि होता कैसे है ना, प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, अब जब बच्चा फुल्ली फॉर्म्ड हो गया है ना, तो बच्चा कहाँ है? मदर की बॉडी में। अब बच्चा फुल्ली फॉर्म्ड हो गया तो क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है ना आसपास के टिश्यू पे। भाई इतना बड़ा बच्चा है मदर की बॉडी में, तो सारे जो टिश्यूज हैं आसपास के उसको पुश कर रहा है, उस पर धक्का लगा रहा है ना, उन्हें कंप्रेस कर रहा है। तो जो बेबी है जब वो पुश करता है अगेंस्ट द सर्विक्स, सर्विक्स मतलब जो नेक होता है हमारा यूट्रस का, है ना, जैसे ये बनाए अगर हम, तो दिस इज ऐसे, और ये यूट्रस का नेक हो गया, और यहाँ से फिर हमारा वजाइना। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा पूरा ऐसा बच्चा फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये पुश करता है सर्विक्स को। ठीक है, पुश द सर्विक्स। ठीक है, क्योंकि मदर की बॉडी में यहाँ बच्चा तो भाई एक्सपेंड कर रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, तो मदर के बॉडी के टिश्यू को वो धक पुश करेगा, है ना, स्ट्रेच कराएगा। तो जब ये सर्विक्स हमारा स्ट्रेच होता है ना, बेबी पुशेस द सर्विक्स कॉजिंग इट टू स्ट्रेच, है ना। तो इससे क्या होता है? हमारे ब्रेन में इंपल्स जाता है, जो मदर है उसके ब्रेन में इंपल्स जाएगा। तो जो स्ट्रेचिंग हो रही है सर्विक्स की, इट कॉज नर्व इंपल्स टू द ब्रेन। और ब्रेन में हमारे क्या होती है? ब्रेन में होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उससे क्या निकलता है? हमारा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। सो ब्रेन स्टिमुलेट्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन ये करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। क्यों? यूट्रस किससे बना होता है? स्मूथ मसल से। तो जो ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है, ये क्या करता है? ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, मान लो इसमें यूट्रस के अंदर बच्चा है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मसल, तो क्या होगा? बच्चा बाहर की तरफ पुश होगा, है ना। जब मसल करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ेंगी, तो बच्चे को बाहर की तरफ पुश करेंगी। तो जब ये मसल करेंगी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे,
ठीक है, ऐसे करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, तो जो बच्चा होगा वो बाहर की तरफ पुश हो जाएगा, है ना, जो बच्चा होगा वो बाहर की तरफ पुश हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा सिग्नल जाएगा ब्रेन को, उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता रहेगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। और स्ट्रेच होगा और रिलीज होगा हमारे ऑक्सीटोसिन का, तब तक जब तक बच्चा हम मदर की बॉडी से बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। सो प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन क्या होगा इसके अंदर? बेबी या हमारा फीटस, फीटस पुश अगेंस्ट सर्विक्स ऑफ यूट्रस, सर्विक्स ऑफ यूट्रस। जो फीटस है वो पुश करता है सर्विक्स ऑफ यूट्रस को, उससे क्या होगा? स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रस, स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस, उससे क्या जाएगा? सिग्नल जाएगा ब्रेन में। ठीक है, तो सिग्नल सेंट टू ब्रेन, और ब्रेन में क्या होती है? ब्रेन में होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर लोब एंड हमारा पोस्टीरियर लोब। ठीक है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा एंडोक्राइन वाले चैप्टर में। दो हार्मोन आते हैं, एक आता है हमारा एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और दूसरा क्या आता है हमारा? दूसरा आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो सिग्नल जाएगा ब्रेन को। ठीक है, तो जब सिग्नल जाएगा ब्रेन को, तो जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? इट सिक्रीट्स हमारा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट कराएंगे, उससे क्या होगा? इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अब जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वापस से सिग्नल भेजेगा हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, उससे और ज्यादा हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिससे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा दोबारा से भेजेगा सिग्नल ये हमारी ग्लैंड को, उससे और ज्यादा हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो यही चलता रहेगा तब तक जब तक बच्चा बॉडी से बाहर नहीं आ जाता। सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। ठीक, सो दिस होल प्रोसेस जिसमें स्ट्रेच हो रहा है यूट्रस और सिग्नल जा रहा है ब्रेन को, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। So parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. What is neuroendocrine? जहाँ पे नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, भाई हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व है, और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है, मतलब हमारा हार्मोन भी इन्वॉल्व है। कौन सा हार्मोन है हमारा? ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे हमारे दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, ब्रेन भी और एंडोक्राइन भी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब जो सिग्नल है, सिग्नल फ्रॉम द पार्चुरेशन, सिग्नल कहां से आएगा? पार्चुरेशन के सिग्नल बच्चे से आएगा, जब बच्चा हमारा पुश करेगा यूट्रस को। तो सिग्नल ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, उससे क्या होगा? दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। तो उससे क्या निकलेगा हमारा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा कहां से? मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म।
ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो न्यूरो भी है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन भी है, मतलब ब्रेन का भी रोल है और हॉर्मोन्स का भी रोल है। तो उसको बेटा क्या बोलेंगे हम, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? ये कोई डाउट है किसी को भी तो बता देना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्सटेंस चीजें हैं ये, लिख लो इसका भी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, बेबी पुश करेगा हमारे सर्विक्स को, सर्विक्स होगा स्ट्रेच, तो सैंपल्स जाएगा ब्रेन को, ब्रेन रिलीज करेगा हमारा ऑक्सीटोसिन फ्रॉम दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये क्या करेगा ऑक्सीटोसिन, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा हमारे स्मूथ मसल्स का ऑफ द यूट्रस। लिख लो बच्चों। ठीक है, सबने लिख लिया? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सो हमने क्या देखा, हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जिससे क्या होता है हमारा, जिससे होता है हमारा पार्चुरेशन, मतलब बच्चे का बर्थ होता है ना। तो इसलिए जो हमारा ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। देयरफॉर ऑक्सीटोसिन इज नोन एज बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन। ठीक, अगर फीमेल्स की बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो रहे तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा, तो उसको अलग से देना पड़ता है इंजेक्शन से ऑक्सीटोसिन। जब फीमेल एडमिट है हॉस्पिटल में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और डिलीवरी ठीक से नहीं हो पा रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वीक है, बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग से इंजेक्शन देंगे ऑक्सीटोसिन के, ताकि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो और बच्चा बॉडी से बाहर आ जाए। ठीक, सो ऑक्सीटोसिन इज नोन एज बर्थ हार्मोन। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन करता है हमारा यूट्राइन के मसल्स का। तो जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा दोबारा से हमारा रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक बच्चा बॉडी से बाहर ना आ जाए। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन acts on the uterine muscles and cause strong uterine contraction। तो ये क्या कराएगा, strong uterine contraction कराएगा यूट्राइन की मसल का। अगर आपको याद हो, 3 लेयर होती है यूट्रस में, एक होती है सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, फिर होती है मायोमेट्रियम, और फिर होती है हमारी पेरीमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम होती है वो किससे बनी होती है, हमारी मसल से। कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल, तो उन्हीं मसल्स का ये कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं। ठीक है, विच इज इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, एंड दिस स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन। तो जो ये रिफ्लेक्स चला हुआ है कि रिलीज हुआ हमारा ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल का, उससे और रिलीज हुआ हमारा ऑक्सीटोसिन, उससे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, है ना। मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, तो उससे क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, और उससे क्या होगा, उससे होगा हमारा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन।
रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, और क्या कराएगा दोबारा से, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा हमारा ऑक्सीटोसिन का। सो दोनों एक दूसरे को स्टिमुलेट करते रहेंगे, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज, और जितना ज्यादा रिलीज ऑक्सीटोसिन का उतना ज्यादा से कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होंगे, इट रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, इससे जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, इससे क्या होगा, हमारा बच्चा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कनाल। अगर आपको याद हो किससे बनता है बर्थ कनाल, फ्रॉम द वजाइना एंड द सर्विक्स व्हिच इज द नेक ऑफ द यूट्रस। तो इसके थ्रू बच्चा क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब बच्चा बाहर आ गया, उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है वो भी हमारा बाहर आ जाता है। तो पहले बच्चा बाहर आता है, फिर हमारा प्लेसेंटा बाहर आता है। देखते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा बच्चा है, मदर की बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर है, एकदम ऐसा फोल्डेड फॉर्म में होता है ना। तो देखो सर हाथ पांव सारे फोल्डेड फॉर्म में इसके, ठीक। तो अब क्या होगा, ये जो ओपनिंग है ये बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। क्या करेगा रिलैक्सिन, हमारे जो पेल्विक बोन्स होती हैं, जो हिप बोन्स है, उनके बीच में उसको रिलैक्स कराएगा, जो जॉइंट होता है। तो यहाँ से ओपनिंग स्टार्ट होगा, ओपनिंग स्टार्ट होगा तो जो बच्चा है वो बाहर की तरफ पुश होगा, क्यों, क्योंकि जो मसल्स हो रही हैं वो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रही हैं, ठीक है। सो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, बच्चे का पहले सर बाहर आएगा। तो यहाँ बच्चे का पहले सर बाहर आया, इसको बोलते हैं क्राउनिंग, ठीक है। बच्चे के सर को बाहर आना है तो उसको बोलेंगे क्राउनिंग, क्योंकि क्राउन पहनते हैं ना सर के ऊपर, तो वो वाला क्राउनिंग। फिर बच्चे का सर बाहर आ गया, फिर बच्चे को पकड़ के पूरा बाहर खींच लेते हैं। बच्चा बाहर आ गया, तो अब बचाइए यूट्रस के अंदर हमारा प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा भी फिर बॉडी से बाहर, और ये क्या होता है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड। पहले बच्चा बाहर आएगा, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काट देंगे, और फिर यूट्रस में से प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा बाहर आ गया, उसके बाद हमारा प्लेसेंटा भी बाहर आ गया। तो दिस इज प्लेसेंटा, जो बच्चा पैदा होने के बाद बाहर आ जाता है, ठीक। लिख लो जितना लिखा है। चलो आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अब बच्चा बाहर आ गया, बच्चे को दूध भी पिलाना है ना। सो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लैक्टेशन का, लैक्टेशन, ठीक है, दैट इज फीडिंग ऑफ चाइल्ड, फीडिंग ऑफ चाइल्ड बाय मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। चाइल्ड को फीड कराना थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स, इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। तो जब जिस टाइम तक मदर होती है प्रेग्नेंट, है ना, ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, मतलब जो 9 महीने का टाइम है, ठीक है, 9 मंथ्स का टाइम है, उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि बाद में मिल्क बनना है ना। तो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। इट कैन बी डन बाय अपना HPL, है ना, हार्मोन, या फिर हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो देखो यहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है, अब बच्चा फीड करने का ट्राई कर रहा है, तो मदर की बॉडी से 2 हार्मोन निकलेंगे। एक तो निकलेगा प्रोलैक्टिन, जो निकलता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। अब मिल्क फॉर्म तो हो गया मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में, लेकिन उसको बाहर भी निकालना है। वो कैसे निकलेगा, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। और हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन काम करता है, ये ऑक्सीटोसिन, है ना। तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, मिल्क को इजेक्शन कराएगा, ठीक है, मिल्क का इजेक्शन कराएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हार्मोन है, ठीक है। पहला है हमारा, या इसको पहले आप पूरा लिख लो फिर मैं बताता हूँ उसको, इतना लिख लो आप लोग, लैक्टेशन, फीडिंग ऑफ चाइल्ड बाय मेमोरी ग्लैंड्स, एंड ड्यूरिंग गेस्टेशन डेवलपमेंट होता है मेमोरी ग्लैंड का बाय HPL एंड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन।
ठीक, लिख लिया हो सबने? ठीक है, तो ड्यूरिंग लैक्टेशन दो काम करने हैं, एक तो मिल्क का फॉर्मेशन करना है और एक मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालना है ना। सो हमारी यहाँ पे आती है काम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, दो पार्ट होते हैं इसके, एंटीरियर एंड हमारा पोस्टीरियर। यहां से आता है हमारा हार्मोन प्रोलैक्टिन, हार्मोन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। और बच्चों यहां से आता है हमारा हार्मोन, हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। देखो दो अलग अलग हार्मोन है, ठीक है, पर एक ही प्रोसेस के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, ये करवाता है हमारा मिल्क इजेक्शन। सो इसको हम बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, ये मिल्क का इजेक्शन कराएगा और ये करवाता है मिल्क का फॉर्मेशन। ठीक है, दिस हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन इट कॉज मिल्क फॉर्मेशन। तो इसको हम बोलते हैं मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। ठीक है, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। ठीक है, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। सो लैक्टेशन में दो हार्मोन का रोल होता है, एक होता है हमारा प्रोलैक्टिन, ये कहां से आता है बच्चों, ये आता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और दूसरा क्या होता है हमारा ऑक्सीटोसिन, ये कहां से आता है, ये आता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। वेरी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पे, है ना। सो अगेन जो पूरा प्रोसेस है हमारे लैक्टेशन का, वो भी दोबारा से क्या है हमारा न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, न्यूरो एंडोक्राइन। मतलब इसमें ब्रेन का पार्ट भी है और हमारा हार्मोन का पार्ट भी है। ब्रेन में क्या है हमारी ग्लैंड्स है, ठीक है, सिग्नल जाएगा ब्रेन में, ब्रेन से जाएगा ग्लैंड्स के अंदर और ग्लैंड से हमारा रिलीज होंगे हार्मोन्स। ठीक है, ब्रेन में हमारी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, जो सिग्नल भेजती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को, उससे हमारे सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, लिख लो उसको। ठीक है, चलो अब जो फर्स्ट मिल्क बनता है मदर का, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और उसका कलर क्या होता है, येलोइश, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो येलोइश कलर है ना। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक हमारा ऐसा मिल्क बनता है, ठीक है, 7 to 8 डेज तक। उसके बाद ऐसा मिल्क बनता है नॉर्मल व्हाइट कलर का। तो जो फर्स्ट फॉर्म मिल्क है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। सो कोलेस्ट्रम इज द milk formed during first few days after parturition.
ठीक है। मिल्क फॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर पार्चुरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। इस मिल्क का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि इट कंटेन्स सबसे पहले हमारी एंटीबॉडीज जैसे कि हमारा IgA है ना, ये IgA नाम का एंटीबॉडी होता है जो हमारी बॉडी की सिक्रीशंस में जैसे कि मिल्क, सलाइवा, इन सब में होता है। तो इससे क्या मिलता है बच्चे को, मिलता है इससे पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। सो दिस प्रोवाइड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी टू द चाइल्ड, दिस प्रोवाइड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी टू द चाइल्ड। बच्चे को इससे पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव क्यों, क्योंकि बच्चा एंटीबॉडी नहीं बना रहा, सीधा मदर से एंटीबॉडी आ रही है। नेचुरल क्यों, नेचुरली आ रही है, हम बाहर से नहीं दे रहे, मदर की बॉडी से ही आ रही है ना। तो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी टू द चाइल्ड। ठीक। और क्या होता है इसके अलावा, एंटीबायोटिक्स के अलावा और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। दिस मिल्क इज हाईली न्यूट्रिशियस, जितना भी रिक्वायरमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का सारा इस मिल्क के अंदर होता है। तो इसलिए जो मदर का मिल्क होता है, इट इज द बेस्ट फूड फॉर द चाइल्ड। पहले के 6 महीने में सिर्फ मदर का मिल्क ही देते हैं बच्चे को। ठीक। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कोलेस्ट्रम। ठीक है, एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो कोलेस्ट्रम इज मिल्क फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर पार्चुरेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, एंटीबॉडीज होती हैं, स्पेशली हमारा IgA है ना। एंटीबॉडीज का नाम आया तो एक नाम और लिख लेते हैं हम, IgG। ठीक, चलो पहले इसको लिख लो। डन। ठीक, तो एक एंटीबॉडी का और नाम देख लेते हैं, IgG। इसमें खास बात क्या होती है कि दिस एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। ठीक है, दिस एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा, है ना, ये एंटीबॉडी हमारा प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। ठीक, IgG। ठीक, सो मदर की बॉडी से ये बच्चे की बॉडी में जा सकती है IgG एंटीबॉडीज। ठीक, तो 2 एंटीबॉडी याद रखनी है आपको। अगर पूछेंगे मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी है, तो मिल्क में होती है हमारी IgA। ठीक, अगर ये पूछते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, तो वो होता है बेटा हमारा IgG। ठीक, IgG। सो आई थिंक दिस फिनिशेस अवर चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वो खत्म होता है। अब आपके कोई डाउट है तो बताओ बेटा। सर IgA क्या करता है? IgA एंटीबॉडीज है, हमारी बॉडी को देगा इम्यूनिटी। जैसे अभी आपने देखा हो ना, कोविड में एंटीबॉडीज का इतना नाम हो रहा है। क्या करती है एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कोई भी बैक्टीरिया आएगा बाहर से, वायरस आएगा, तो उसे किल करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है डिपेंड्स ऑन एंटीबॉडीज अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ठीक है, सब एंटीबॉडी काम एक ही करती हैं, पर डिफरेंट तरीके होते हैं। काम उनका है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा बेटा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। लंबा चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेकिन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो हमें पता होना चाहिए इतनी बेसिक चीजें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। आजकल चला होता है सेक्स एजुकेशन के बारे में, उसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी एग्जाम में जो भी एग्जाम हुआ है संडे को, नीट 2021 का, उसमें इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसी का, जो एग्जाम में आया है। देखते हैं भाई आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है। Which of is not an important component of initiation of parturition? पार्चुरेशन इनिशिएट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है ये। तो जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे इसको आंसर करने का ट्राई करो, ठीक है। एक दो स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो ऐसे डाल देते हैं एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे इसका आंसर आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या आंसर होगा बच्चों इसका, सोच के बताओ। सर डी ऑप्शन। डी क्यों होगा? देखो, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, रिलीज ऑफ हमारा ऑक्सीटोसिन, ये तो बात सही है, ये बात तो हमारी सही है, रिलीज होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। फिर क्या है? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कब होता है? पार्चुरेशन के बाद चाहिए ना प्रोलैक्टिन, तो जब बच्चा पैदा हो गया, मिल्क फॉर्मेशन तो उसी के बाद रिक्वायर्ड होगा, नॉट ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। उसमें तो क्या चाहिए? उसमें चाहिए अपने को ऑक्सीटोसिन, है ना। तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल, क्या लिखा है यहाँ पे, इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। तो ये रिक्वायर्ड नहीं, कब रिक्वायर्ड? ड्यूरिंग द लेटर फेज, जब पार्चुरेशन हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद, ठीक। फिर ऑब्वियसली एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है एज कंपेयर टू प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि पार्चुरेशन होने वाला है, अब नीड नहीं है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का, है ना। तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और उसके कंपैरिजन में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। हमने ग्राफ देखे थे सारे पीछे। और सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने बात की थी सीमन की, समय प्लाज्मा की, कि क्या करता है ये करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। दिस आल्सो कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, लेकिन ये बहुत ही कम होता है अमाउंट, ठीक है। इसलिए जो मेजर काम होता है वो हमारा ऑक्सीटोसिन ही करता है। पर मैंने आपको बताया था ये वहां पे भी जब हमने पढ़ा था सेमिनल वेसिकल या सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, कि दिस हार्मोन इज फर्स्ट रिलीज फ्रॉम प्रोस्टाग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। सो नाम क्या पड़ गया इसका? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या करता है ये? कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस का, लेकिन ये अमाउंट में बहुत ही कम होता है, ठीक है। पर ये इसका फंक्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखा कि जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको देखना है। ऑब्वियसली तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने ये तो पढ़ा था ना कि प्रोलैक्टिन कहाँ पे आता है। प्रोलैक्टिन आता है आफ्टर पार्चुरेशन, जब बच्चा फुल्ली फॉर्म्ड हो गया, बच्चा बॉडी से बाहर निकल गया, अब मिल्क का फॉर्मेशन होना है, तो मिल्क के फॉर्मेशन के लिए रिलीज होता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक।